we'll be starting with chapter 7, agriculture and food management. Okay, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट. अब देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर का पेंडेमिक से लेके अभी तक क्या ट्रेंड रहा है ना. सो दिस सेक्टर हैज एक्सपीरियंस्ड बुओएंट ग्रोथ इन पास्ट 2 years. पहले भी डिस्कस किया था हमने सेक्टोरल ट्रेंड्स वाला चैप्टर जब देखा था कि एग्रीकल्चर में नुकसान नहीं हुआ है, एग्रीकल्चर बल्कि ग्रो कर रहा है ना. क्यों? क्योंकि पेंडेमिक के टाइम पे एग्रीकल्चर को तो आप रोक नहीं सकते ना, प्रोडक्शन को नहीं रोक सकते, फूड ग्रेन्स तो आप खाओगे. ओके, व्हाई? Growth in allied sectors like livestock, dairying, fisheries has been the major driver of this sector. See, agriculture का मतलब सिर्फ फार्मिंग नहीं है, क्रॉप कल्टीवेशन नहीं है, एग्रीकल्चर में सारी चीजें आती है. तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ में सिर्फ फार्मिंग के साथ साथ लाइव स्टॉक, डेयरी, जो हमने ये देखा था अलाइड एक्टिविटीज हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज हैं, उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है. तो पिछले लास्ट जो 1-2 साल है पैंडेमिक से लेके अभी तक, उसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ में इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, अलाइड सेक्टर्स का, है ना. लाइव स्टॉक, डेयरी, फिशरीज, ये सब उसी से जुड़े हुए हैं. तो इनमें ग्रोथ हुई है, उसकी वजह से एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ हुई है. फार्मिंग में तो हुई है, कल्टीवेशन में तो हुई है, साथ के साथ अलाइड सेक्टर्स में भी हुई है. ओके, बोएंट मतलब एकदम फास्ट. बोएंट फोर्स नहीं होता जो आपको ऊपर किसी चीज को फोर्स करता है, जैसे पानी में होता है ना. तो ऊपर गई है ग्रोथ, मतलब अपवर्ड ग्रोथ हुई है. गवर्नमेंट हैज टेकन मेजर्स टू ऑगमेंट प्रोडक्शन एंड डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ ऑयल सीड्स एंड एडिबल ऑयल. दूसरा, इस सेक्टर की अगर हम बात करें तो जैसे हमने पहले देखा था कि इंडिया एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पे काफी डिपेंडेंट है. उसकी वजह से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ रहा था इंडिया में, डिस्कस किया था हमने. तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हमारा ऑयल सीड्स पे या ऑयल पे, जो वेजिटेबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, उस पे इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने के लिए ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को प्रमोट कर रही है अलग अलग स्कीम्स के थ्रू. आगे देखेंगे हम डिटेल में, है ना, ताकि डोमेस्टिक सप्लाई ऑयल सीड्स की और एडिबल ऑयल की इंक्रीज हो सके. अगर डोमेस्टिक सप्लाई प्रॉपर होगी तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, इन्फ्लेशन से हम बच सकते हैं, ग्लोबल इन्फ्लेशन से. द गवर्नमेंट हैज फोकस्ड ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. दूसरा, गवर्नमेंट ने इस बार पिछले 1-2 सालों में और रिसेंटली कुछ सालों से गवर्नमेंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे फोकस कर रही है. सस्टेनेबल मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचने चाहिए. तो जैसे वाटर हम यूज करते हैं, वाटर का पहले ही बहुत प्रेशर है, वाटर हमारे पास है कम और यूज में ज्यादा आ रहा है. तो सस्टेनेबल क्या होगा? वाटर कंजर्वेशन करके हमको कल्टीवेशन करना है. मतलब कल्टीवेशन तो करना ही है, उसमें कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते, लेकिन इस तरीके से इरिगेशन टेक्निक्स अपनाएं हम जिससे वाटर कंजर्वेशन हो. फॉर एग्जाम्पल ड्रिप, स्प्रिंकलर, है ना, आगे आएगा वो भी. तो वाटर कंजर्वेशन एंड नेचुरल फार्मिंग. अब नेचुरल फार्मिंग भी प्रमोट कर रही है. नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है? पेस्टिसाइड्स यूज नहीं होते, केमिकल्स यूज नहीं होते, सब कुछ नेचुरल होता है, और इसमें वाटर का जो डिमांड होती है वो भी कम होती है. हाँ, तो नेचुरल फार्मिंग से भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंश्योर हो रहा है. कैसे हो रहा है? नेचुरल फार्मिंग में वाटर का यूज कम होता है, ठीक है, वाटर का यूज कम होता है, और फर्टिलाइजर्स वगैरह का भी यूज नहीं होता, तो लैंड पे प्रेशर भी नहीं होता, पोल्यूशन नहीं होता. एंड हैज आल्सो प्रमोटेड R&D इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड मैकेनाइजेशन. क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, मतलब जितना आपके पास एरिया है उसमें कितनी ज्यादा आप क्रॉप उगा सकते हो. दूसरा, मैकेनाइज करना है एग्रीकल्चर को. जैसे एग्रीकल्चर में आई टोल्ड यू अबाउट कंबाइंड हार्वेस्टर्स मशीन, हमने उसका वीडियो भी देखा था कैसे काम करती है ना. तो वो मैकेनाइजेशन से क्या होगा ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टाइम कम लगेगा और ज्यादा प्रोडक्शन होगा एग्रीकल्चर में. तो ये सब गवर्नमेंट के फोकस एरियाज हैं पिछले 1-2 साल से. Now see, MSP is being used to promote crop diversification. अच्छा, MSP भी हमने कर रखी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ये सोइंग से ही पहले गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है. अब MSP जिस क्रॉप पे दी जाएगी वो क्रॉप लोग प्रोड्यूस करेंगे, फार्मर्स प्रोड्यूस करेंगे, तो MSP से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोट कर सकते हैं हम. कैसे? सपोज अभी वीट और राइस पे दे रहे थे, अब अगर एडिबल ऑयल पे या एडिबल ऑयल सीड्स पे अगर हम MSP दें तो ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन होगा, तो क्रॉप डाइवर्सिफाई हो गया. MSP को गवर्नमेंट यूज कर सकती है एज अ टूल, है ना, टू डाइवर्सिफाई दी क्रॉप. Net receipts from crop production alone has increased by 22.6% since 2015. मतलब 14 से लेके अभी तक अगर सिर्फ और सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन से हम देखें ना, मतलब अलाइड सेक्टर्स को हटा के, तो जो नेट रिसीट्स हैं फार्मर्स की, मतलब इनकम है, वो कितनी बढ़ गई है? 22.6. यानी इस सेक्टर में काम हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, इनकम धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है. But there are evidences of diversification of farmers' income sources
एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्रॉप से ही फार्मर्स को इनकम मिल रही है, जैसे कि हम लगातार पिछले 2-3 सालों से फोकस कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर में जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयड पीपल हैं उनको हटा के हमको अलाइड सेक्टर्स में एम्प्लॉय करवाना है, जिससे अलाइड सेक्टर्स भी डेवलप हो और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, है ना। तो अलाइड सेक्टर्स के थ्रू भी फार्मर्स की इनकम आ रही है। मतलब अब जो फार्मर्स की इनकम देखने को मिल रही है उसके जो सोर्सेज हैं वो काफी डाइवर्सिफाइड है। मतलब सिर्फ क्रॉप से नहीं, लाइफ स्टॉक से, फिशरी से, बी कीपिंग से, इन सब से इनकम आ रही है। ओके, the allied sector in general and livestock sector in particular has been a stable source of income for farmers, accounting for approximate 15% of their average monthly income. अगर हम इसकी बात करें अलाइड सेक्टर इन जनरल, अलाइड सेक्टर में लाइव स्टॉक आ जाएगा, है ना, पशुपालन आ जाएगा, एनिमल रेयरिंग और ये फिशरीज, बी कीपिंग, ये सब, ये इन जनरल। और उसमें भी सिर्फ लाइव स्टॉक इन पर्टिकुलर जनरली आपको घरों में देखने को मिलेगा, है ना। लाइव स्टॉक के थ्रू जो अर्निंग हो रही है वो कितनी हो रही है, एवरेज मंथली इनकम का 15% उससे आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि अर्निंग के जो सोर्सेज हैं अब वो डाइवर्सिफाई हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। 15% of their income. The government has been continuously focusing upon the food processing sector as well. Food processing industry is a very vibrant industry. हमने डिस्कस किया था, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस को जोड़ती है ना। बैकवर्ड कैसे, पर्टिकुलरली अगर किसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में किसी एग्रीकल्चरल क्रॉप की डिमांड है तो फार्मर उसको उगाता है, तो उसको मार्केट मिल जाता है और वो आगे जाके वैल्यू एडिशन होता है तो फार्मर की इनकम और बढ़ जाती है ना। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, विच इज नॉट ओनली अ मेजर मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए मार्केट भी है ना, क्योंकि वो जो उगाते हैं वो यहाँ पर दे देते हैं, जैसे फूड पार्क हमने देखे थे, है ना। बट ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयर ऑफ सरप्लस वर्कफोर्स। तो मार्केट तो है ही है, उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयर भी है ना। जो एग्रीकल्चर में सरप्लस वर्कफोर्स है, बिना मतलब जहाँ 2 लोगों की जरूरत है वहाँ 6 लोग काम कर रहे हैं, वहां से हटा के यहाँ पे काम में लगाओ तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी पर पर्सन, है ना। The government has also been extending benefits of food security programs. और इन जनरल अगर हम 2 साल का ट्रेंड देखें तो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम जो है, यानी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स में क्या आएगा, कल ही हमने डिस्कस किया ना, पीडीएस वगैरह जो राशन देते हैं, है ना। तो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को गवर्नमेंट एक्सटेंड कर रही है। जैसे लास्ट ईयर में आपने देखा पैंडेमिक के टाइम में खासकर फूड सब्सिडी दी गई, गवर्नमेंट ने दी फूड सब्सिडी ताकि जो पेंडेमिक का इफेक्ट है उसको मिटिगेट किया जा सके। अब आप देखो, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स हैव विटनेस्ड अ पॉजिटिव ग्रोथ फ्रॉम लास्ट फिस्कल अप टू द करंट। अब पिछले से आप इस साल का ये ग्राफ देखो, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का 2020-21 जब पेंडेमिक था और उससे 21-22 में डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है ना। तो देखो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये ट्रेंड आपको ध्यान रहेगा कि इंक्रीज हुआ है एग्रीकल्चर इन जनरल और अलाइड सेक्टर में भी ग्रोथ हुई है, ठीक है। अब इसके रीजंस क्या हैं, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ रोल प्ले करते हैं, कोई एक रीजन तो होता नहीं है जब इतने बड़े सेक्टर की ग्रोथ हो रही है ना, और उससे जुड़े हुए सेक्टर्स की भी। तो रीजंस क्या है, पहला तो गुड मॉनसून। इंडियन एग्रीकल्चर इज अभी भी वेरी हेवीली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, है ना। अभी भी हम कई एरियाज में आर्टिफिशियल इरिगेशन नहीं दे पा रहे, वो रेन पे डिपेंडेंट होती है उनकी फसल। तो मॉनसून अच्छा खासा आया है। दूसरा, एनहेंस क्रेडिट अवेलेबिलिटी, गवर्नमेंट ने कॉन्टिन्यूसली क्रेडिट गारंटी की तरफ ध्यान दिया है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के थ्रू एग्रीकल्चरल क्रेडिट को एनहेंस किया है, ये सब हमने कवर किया है ना। देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अच्छा गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार इन्वेस्ट कर रही है, जैसे फूड पार्क डेवलप करना, इरिगेशन के लिए स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जनरेट करना, कैनाल्स बनाना, है ना, कैनाल इरिगेशन प्रमोट करना, ये सारे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है, तो उसकी वजह से ग्रोथ हुई है। अनदर रीजन इज इम्प्रूवमेंट इन मार्केट फैसिलिटीज, मार्केट फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही है, जैसे नए नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, ई नाम, ई रकम, है ना, मार्केट फैसिलिटीज भी इंप्रूव हो रही है। बूस्ट टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हमेशा 5 साल तो हो गए, आपने देखा होगा हमारे जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, आत्मनिर्भर भारत है, इन सब के थ्रू क्या हो रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्रमोट हो रहा है, एग्रीकल्चर में भी, इंडस्ट्री में भी। So boost to domestic production through various interventions like आत्मनिर्भर भारत। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है।
नाउ सी दिस ग्राफ, परसेंटेज शेयर ऑफ जीवीए, जीवीए इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी एग्रीकल्चर ने जीडीपी में या नेशनल प्रोडक्शन में कितना ऐड किया है ना, जीवीए ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर टू टोटल जीवीए, टोटल जीडीपी में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो एज यू कैन सी सबसे ज्यादा कब था, 2021 में, जब पैंडेमिक था, जब सारी इंडस्ट्रीज दूसरी बंद थी, सब में ग्रोथ नेगेटिव हो रही थी, तो यहाँ पर आप यू कैन सी दिस बार ग्राफ सबसे ज्यादा था कंट्रीब्यूशन, है ना। तो इससे पता लगता है कि एग्रीकल्चर वाज द ओनली सेक्टर व्हिच वाज ग्रोइंग एट द टाइम ऑफ पैंडेमिक 2021, और उसके बाद भी अभी भी फॉल नहीं हुआ इतना, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा फॉल नहीं हुआ है। Percentage share of gross capital formation in agriculture and allied sectors relative to its GVA. अब हमने एक कंसेप्ट देखा था कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? हाँ, कैपिटल फॉर्मेशन ना मतलब एसेट क्रिएशन। कैपिटल एसेट्स होते हैं जो आपको फर्दर इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है। तो एग्रीकल्चर में कितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, और उसमें भी पब्लिक कितना है और प्राइवेट कितना है, आप देख सकते हो धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, टोटल भी इंक्रीज हो रहा है, प्राइवेट भी इंक्रीज हो रहा है, और पब्लिक थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ है, लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब अच्छा खासा ट्रेंड है, इंक्रीज की तरफ जा रहा है ना। टोटल जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है इट इज इंक्रीजिंग, ग्रीन लाइन टोटल, ओके। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन से भी हमको पता लगता है कि इसलिए शायद इसमें इतनी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जब कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो ग्रोथ होगी ना, एसेट क्रिएट होगा तो उससे इनकम जनरेट होगी, राइट। ट्रेंड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, अब आप इसमें ट्रेंड देखो अगर, तो राइस, व्हीट या कोर्स सीरियल्स है ना, ब्लैक इज राइस, देन व्हीट एंड देन कोर्स सीरियल्स। तो उसमें अगर आप देखो 1920, 2021 तो सब में ज्यादा ही रहा है प्रोडक्शन पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में, दिख रहा है ना क्लियरली। यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है राइस, व्हीट और सीरियल्स में, और यहाँ पल्सेस हैं, पल्सेस, ऑयल सीड एंड कॉटन। अब ऑयल सीड यहाँ पर देखने की बात है, देखो ऑयल सीड ग्रे वाला ये और ये 2020-21 में ऑयल सीड्स बहुत ज्यादा है ना, 2020-21 में ऑयल सीड्स ग्रे वन बहुत ज्यादा है। ये क्या शो कर रहा है, गवर्नमेंट ऑयल सीड्स के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही है ताकि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो सके, और बाकी का जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा है, सब में ग्रोथ हो रही है इसमें, मेन जो सीरियल्स वगैरह है उसमें, और कॉटन, टोटल पल्सेस, ऑयल सीड्स, इन सब में ग्रोथ हो रही है। सो एग्रीकल्चर इज ओवरऑल अ वेरी ग्रोइंग सेक्टर, है ना, पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा। और सबसे वर्स्ट अफेक्ट कौन हुआ था, सर्विसेज, इंडस्ट्री वाज इन बिटवीन, है ना। इंडिया हैज इम्प्रूव्ड द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स, इंडिया ने ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन इम्प्रूव किया है। इंडिया इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल सीड्स बट लैग्स बिहाइंड इन एडिबल ऑयल। अब देखो यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, हम ऑयल सीड्स के तो अच्छे खासे प्रोड्यूसर हैं, लेकिन ऑयल सीड से ही ऑयल बनता है, एडिबल ऑयल, उस ऑयल को हम नहीं बना पा रहे, ठीक है। तो ऑयल की हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा है, ऑयल की डिपेंडेंसी ज्यादा है, ऑयल सीड्स की डिपेंडेंसी कम है, क्योंकि ऑयल सीड्स का तो इंडिया मेजर प्रोड्यूसर है। ऑयल में, एडिबल ऑयल में हम थोड़ा पीछे हैं। इंडिया इज नंबर 1 इंपोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल। अब जब हम पीछे हैं, डोमेस्टिक डिमांड नहीं पूरी कर पा रहे, तो हम इंपोर्ट करेंगे। जब इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसका इंडिया नंबर 1 इंपोर्टर है, सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है वेजिटेबल ऑयल। अब इसके पीछे रीजन क्या है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, लाइफ चेंज हो रही है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो रहा है सबका, है ना, तो सब प्रोसेस फूड की तरफ जा रहे हैं, प्रोसेस फूड, पैकेज फूड, इनमें वेजिटेबल ऑयल का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए वेजिटेबल ऑयल की डिमांड इसलिए इंडिया में इतनी बढ़ती जा रही है, और इंडिया नंबर 1 इंपोर्टर बनता जा रहा है। सी, number 1 importer of vegetable oil in the country, with urbanization and shift of preference towards processed food, demand for vegetable oil is increasing as processed food has a very high content of vegetable oil. जो processed food होता है उसमें सब बहुत ज्यादा वेजिटेबल ऑयल का कंटेंट होता है, ओके। अब ऑयल सीड्स का अगर हम प्रोडक्शन का ट्रेंड देखें, है ना, तो आप देख सकते हो, यहाँ से देखो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ अपन एक लाइन बनाए तो ऐसे जाएगी, है ना,
तो ये ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ये शो करता है कि गवर्नमेंट बहुत ही सीरियस एफर्ट लगा रही है ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में, क्योंकि अगर सरप्लस प्रोडक्शन होगा तब हम जाके ऑयल उससे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ऑयल सीड से ऑयल बनाने के लिए बहुत ज्यादा ऑयल सीड्स चाहिए। 4 ऑयल सीड से कितना ऑयल बनेगा? नहीं बनेगा ना इतना सा, वही तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। धीरे धीरे हम इंक्रीज कर रहे हैं, जब बहुत ज्यादा हम ऑयल सीड का प्रोडक्शन कर पाएंगे तब हम ऑयल उसमें से अच्छी क्वांटिटी में एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारी डिमांड ज्यादा है लेकिन उतना हम एक्सट्रैक्ट कर नहीं पा रहे। ओके, प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट ऑफ ऑयल। अब अगर हम ऑयल सीड्स को हटा के ऑयल की बात करें तो ऑयल का इंपोर्ट पहले देखो बढ़ रहा था, अब थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि अब हम धीरे धीरे प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं और अभी नंबर 1 पे हैं इंपोर्ट करने में। ये धीरे धीरे और कम होगा। कब कम होगा? जब ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम उससे अच्छा खासा क्वांटिटी में ऑयल एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। क्लियर टू एवरीवन? ओके, ऑयल इंपोर्ट एंड ऑयल प्रोडक्शन। इंपोर्ट कम हो रहा है और प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इंपोर्ट वाली लाइन ये है, ठीक है, इंपोर्ट कम हो रहा है, प्रोडक्शन आप देखो 7.4 7.4 7.9 बढ़ रहा है। क्लियर? देख लो एक बार। अब देखते हैं, ड्यू टू हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड ऑयल, गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स थ्रू। ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, लेकिन कैसे कर रही है वो मैकेनिज्म देखते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। फूड सिक्योरिटी कल ही हमने देखा, फूड सिक्योरिटी क्या होता है? जिसमें अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी तीनों इंश्योर करे। तो ऑयल सीड्स का फूड सिक्योरिटी करना है, यानी ऑयल सीड्स की अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करनी है। इस मिशन का नाम क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स के लिए अंडर विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफाइड सीड्स एंड सीड मिनी किट्स ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज अंडरटेकन। इसमें क्या किया जा रहा है कि सीड्स को, जो सर्टिफाइड सीड्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और ये किट्स जो है मिनी किट्स, सीड की मिनी किट्स, ये डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। ठीक है, ताकि ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन और हो सके। ओके, तो ये एक मिशन है, ये याद रखना, नाम है तो इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स थ्रू एमएसपी। अब एमएसपी से गवर्नमेंट कैसे ऑयल सीड्स प्रमोट कर रही है? ऑयल सीड्स पे एमएसपी देके, सिंपल, जिसपे भी एमएसपी मिलेगी फार्मर को इंसेंटिव मिलेगा कि वो क्रॉप को उगाए, है ना। तो एमएसपी के थ्रू भी गवर्नमेंट क्या कर रही है? ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही है। इस मिशन के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है? सीड्स, जो सर्टिफाइड सीड्स है वो फार्मर्स को दे रही है, मिनी किट जो भी चाहिए उस ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन के लिए वो दे रही है। ठीक है, तो ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो, इंक्रीज करने के लिए। और एमएसपी भी इसीलिए दे रही है, एमएसपी ऑयल सीड्स के लिए दे रही है ताकि ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन हो, यानी ऑयल सीड वाली जो क्रॉप है उसको उगाए फार्मर, दूसरे पे ना जाए। ठीक है, then national mission on edible oil has been launched. National mission on edible oils has been launched to increase availability of edible oil in the country and increase the area under cultivation. धीरे धीरे इन सब मैकेनिज्म्स के थ्रू इकोनॉमी में एडिबल ऑयल की अवेलेबिलिटी एज वेल एज एरिया अंडर कल्टीवेशन, मतलब ऑयल को तो उगाएंगे नहीं लेकिन ऑयल सीड्स का एरिया अंडर कल्टीवेशन को भी इंक्रीज किया जा रहा है। ओके, अंडर दिस गवर्नमेंट विल गिव अ प्राइस अश्योरेंस to the oil palm farmers, which will be known as viability price, to protect farmers from fluctuations in international crude palm oil prices. अब अगर आप वो क्रॉप उगाते हो जिससे ऑयल क्रिएट हो सके, ऑयल एक्सट्रैक्ट हो सके, तो उसमें गवर्नमेंट आपको एक अश्योर्ड इनकम देगी, अश्योर्ड प्राइस देगी, जिसको यहाँ पर क्या बोला है? वायबिलिटी प्राइस। नाउ ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वायबिलिटी प्राइस। जैसे हमने देखा मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया, एक हो गया इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे जो बेनिफिशियरीज हैं एलिजिबल, जो पुअर पीपल है, बीपीएल कैटेगरी, उनको देती है गवर्नमेंट, तो वो इशू प्राइस। अब आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज वायबिलिटी प्राइस? तो पाम ऑयल या दूसरे ऑयल के प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, उनको क्या कह रही है कि हम आपको एक अश्योर्ड प्राइस देंगे अगर आप इन ऑयल सीड्स का कल्टीवेशन करते हो तो। ओके, सो दिस इज अंडर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। देखो, अंडर दिस गवर्नमेंट विल गिव अ प्राइस अश्योरेंस टू द ऑयल पाम फार्मर्स व्हिच विल बी नोन एज वायबिलिटी प्राइस। अगर ये एमएसपी होती तो ये वायबिलिटी प्राइस नहीं लिखा होता, सीधे सीधा एमएसपी लिखा होता। ये एमएसपी क्लियरली नहीं है, वायबिलिटी प्राइस है।
to protect farmers from fluctuations in international crude palm oil prices. अब देखो इंटरनेशनल प्राइसेस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो फ्लक्चुएट होती रहती है। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए सपोज कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर डिमांड नहीं है या प्राइसेस बहुत कम हो गई, आप सेल नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, हमारे यहाँ सेल करो ना, हम आपको एक एश्योर्ड प्राइस देंगे। तो उस फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए प्राइस दी जा रही है, वायबिलिटी प्राइस। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट एमएसपी, ये ग्लोबल फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए भी दी जा रही है। क्लियर टू एवरीवन? नहीं समझ में? एमएसपी और इसमें डिफरेंस ये है कि एमएसपी तो पहले से अनाउंस कर देते हैं और वो प्रोक्यूर करते हैं, उससे खरीदते हैं उस क्वांटिटी को, पर्टिकुलर क्वांटिटी को। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आपको ग्लोबल लेवल पे प्राइस नहीं मिलती है, जो इंटरनेशनल प्राइसेस चल रही हैं उनमें जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में भी होगा। अगर उन सारे रीजंस की वजह से आपको अश्योर्ड प्राइस नहीं मिलती तो हम आपको देंगे। तो ये तो बाद का हो गया ना, बाद के सिनेरियो के हिसाब से मिलेगा। एमएसपी तो सोइंग करने से पहले ही अनाउंस हो जाती है। ओके, क्लियर? ठीक है। प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट ऑफ पाम ऑयल, पर्टिकुलरली पाम ऑयल जो होता है वो भी काफी यूज होता है। तो पाम ऑयल का प्रोडक्शन और इंपोर्ट आप देख सकते हो। प्रोडक्शन इज रेड लाइन, इंक्रीज हुआ है, इंपोर्ट इज दिस वन, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। अब दोनों को आप रिलेट कर पा रहे हो? जब हमारे यहाँ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो इंपोर्ट तो डिक्रीज होगा ना। मतलब हम पाम ऑयल में भी, सारे ऑयल्स में हम क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं इंपोर्ट की, क्योंकि उससे हमारे यहाँ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आता है, नहीं तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। ओके, अब शुगर केन देखेंगे, शुगर केन इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है। शुगर केन सी सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आफ्टर कॉटन। इंडिया में कॉटन के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका रॉ मटेरियल क्या है, एग्रीकल्चर से आता है ना। मतलब शुगर केन को प्रोसेसिंग करने वाली जो इंडस्ट्री, उसकी हम बात करते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आफ्टर कॉटन। इंडिया हैज बिकम शुगर सरप्लस नेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शुगर में इंडिया इज अ सरप्लस नेशन। सरप्लस मतलब अपनी डिमांड हम बहुत आराम से पूरी कर पा रहे हैं, डोमेस्टिक डिमांड, और हमारे पास सरप्लस बच रहा है, उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सरप्लस नेशन विच इज मेड पॉसिबल बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ एफर्ट्स। अब इसमें कुछ ना कुछ तो काफी टाइम से चल रहा होगा, तब जाके ये हम अचीव कर पाए गोल। जैसे एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। एफआरपी क्या होती है? शुगर केन की एमएसपी, है ना। तो एफआरपी ऑन शुगर केन विच हैज डबल्ड इन द लास्ट डिकेड। अब ये जो एफआरपी है ना शुगर केन पे, ये पिछले अगर आप 10 साल का ट्रेंड देखोगे तो डबल हो गई है। ठीक है, यहाँ पर देखो एफआरपी इंक्रीज होने से क्या हुआ, जैसे एमएसपी को गवर्नमेंट क्रॉप प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करने के लिए यूज करती है ना। शुगर केन को ज्यादा प्रोड्यूस करवाना है, एमएसपी बढ़ा दो। ठीक है, किसी और क्रॉप की तरफ ले जाना है, उसका एमएसपी बढ़ा दो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। तो शुगर केन की जो एमएसपी जिसको हम एफआरपी बोलते हैं, अगर गवर्नमेंट 10 साल से उसको बढ़ा रही है तो फार्मर इसी को प्रोड्यूस कर रहे होंगे। जब इतना 10 साल से प्रोडक्शन हो रहा होगा तो ऑब्वियसली इंडिया सरप्लस नेशन तो बनेगा ही शुगर में। तो यहाँ पे आप प्रोडक्शन का अगर ग्राफ देखो तो प्रोडक्शन ग्रे कलर का है ना, यहाँ इंक्रीज हुआ है, फिर 33, उसके बाद 27, लेकिन वापस इंक्रीज हुआ है। यानी इंक्रीज ही हो रहा है ज्यादा, कभी थोड़ा बहुत कम हो रहा है लेकिन इंक्रीज हो रहा है। ग्रे वाला प्रोडक्शन शुगर केन का। ओके, और कंजम्पशन भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। 24, 26 इंक्रीज हुआ है ना। 1% में इंक्रीज मायने रखता है, यहाँ तो फिर भी 2% है। हाँ, मतलब मिलियन टन तो ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल किसी चीज में 1% भी ग्रोथ हुई है ना, तो वो ग्रोथ भी अचीव करने में टाइम लगता है ना। तो इंक्रीज हुआ है यहाँ पर। आप अगर एक वैल्यू से भी इंक्रीज हुआ तो वो इंक्रीज ही माना जाएगा ना, 24 से 26। अब देखते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ओवरऑल इन एग्रीकल्चर गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। इसको क्यों प्रमोट कर रही है? क्योंकि एग्रीकल्चर इतना रिस्की है ना, शॉक दे देता है कई बार। कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, उससे तो होता ही है, कई बार क्रॉप फेलियर हो जाती है, कोई पेस्ट लग जाता है, उसमें कीड़ा लग जाता है, या फिर क्रॉप फेल वैसे भी हो जाती है, या उस एरिया में, उस लैंड में पर्टिकुलरली वो क्वालिटीज नहीं होती, केमिकल क्वालिटी जो उस क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए चाहिए। कई बार सॉइल की टेस्टिंग नहीं होती, सॉइल हेल्थ अच्छी है या नहीं, है ना। जिन न्यूट्रिएंट
की रिक्वायरमेंट है वो कई बार नहीं होती, या फिर एक ही टाइप की क्रॉप बार बार प्रोड्यूस करने से न्यूट्रिएंट्स का लेवल कम हो जाता है। जैसे आप किसी अच्छे खासे वाटर वाले एरिया में अगर बार बार राइस का कल्टीवेशन करोगे, पैडी कल्टीवेशन, तो उसका वाटर लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि राइस वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। तो आपको अगर पानी बचाना है तो आप क्या कह सकते हो, क्रॉप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, कभी राइस उगा लिया, कभी कुछ और उगा लिया। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने से एक तो इनकम भी अश्योर होती है फार्मर की, दूसरा जो एरिया है, जो सॉइल है, उस पर भी प्रेशर कम पड़ता है, और हमको कंज्यूमर्स को भी चॉइस मिलती है ना। अब जैसे पल्सेस नहीं उगा रहे आप, सिर्फ व्हीट राइस उगा रहे हो, तो पल्सेस हमको इम्पोर्ट करनी पड़ रही है, तो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी भी तो कम करनी है ना। तो जिन क्रॉप्स को हमको इम्पोर्ट करना पड़ रहा है उसको अगर हम बढ़ाएंगे तो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी भी कम होगी। तो बहुत सारे फायदे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एमएसपी को यूज करके क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का गोल अचीव कर रही है। जिस भी क्रॉप को उगवाना होता है उसका एमएसपी बढ़ा देती है, इंट्रोड्यूस कर देती है। अब आते हैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट। जैसे हमने बार बार अभी देखा, सेक्टोरल ट्रेंड्स में भी देखा, क्रेडिट तो हर सेक्टर में गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। क्रेडिट गारंटी ऑलमोस्ट हर सेक्टर में, क्योंकि क्रेडिट मिलेगा तभी इन्वेस्टमेंट हो पाएगा ना। इन्वेस्टमेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ही वो सेक्टर डेवलप होगा। तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज बीइंग इंक्रीज टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी सेक्टर so as to increase its contribution in the overall and the agricultural GDP। एग्रीकल्चर की खुद की जीडीपी में और पूरी इकोनॉमी की जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़े, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्रेडिट भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। ओके, अब ये तो लाइन आप लोगों ने सुनी होगी कई बार ना, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, एनसीईआरटीज में लिखी हुई मिलेंगी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इज वेरी हाई। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा हो रहा है, वाटर टेबल गिरती जा रही है ना। अब एक दिन ऐसा आएगा कि आप कितना ही अंदर खोद लो गड्ढा, पानी नहीं निकाल पाओगे, बोरवेल कितनी आप एस्टेब्लिश कर लो, है ना। तो वो जो हर घर में बोरवेल वगैरह लगाई जा रही है, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर पे प्रेशर पड़ रहा है। ग्राउंड वाटर पहले जितना अवेलेबल था अब उतना नहीं मिल पा रहा है, ग्राउंड वाटर का लेवल कम होता जा रहा है। सो इट इज अ थ्रेट, क्योंकि पहले हमारे पास फ्रेश वाटर कम है, ग्राउंड वाटर हो गया, आइस कैप्स को हम यूज कर नहीं सकते, और दूसरा जो नदियों में हमको मिलता है वो भी पोल्यूटेड है, ग्राउंड वाटर ही बचता है ले देके। तो ग्राउंड वाटर का भी जो एक्सट्रैक्शन है ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से ग्राउंड वाटर का लेवल कम होता जा रहा है। ओके, यहाँ पर आप ये मैप देख सकते हो, इससे समझ आएगा स्टेट ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन 2020। अगर 2020 में किस स्टेट में कितना वाटर को निकाला गया है उसका अगर हम देखें मैप, तो यहाँ पर आप देखो पहले अबव 100% में 100% में लिखा हुआ है यहाँ पर अबव 100। ये जो डार्क दिख रहा है ना, एक स्टेट दिखेगा आपको अपना वाला, राजस्थान, सबसे ज्यादा अबव 100%, यानी बचा ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राजस्थान दिख रहा है ना, हरियाणा पंजाब भी है, हाँ सॉरी ये भी है इसमें। ठीक है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब ये भी है। ठीक है, तो इन तीनों में ये सारे क्या हैं, व्हीट राइस, ये प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सबसे ज्यादा यहाँ प्रोडक्शन होता है। और अब आप देखो अबव 100% अगर यहाँ ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन होगा तो क्या ही बचेगा उसके बाद। मतलब आप अभी तो कर लो, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ मत छोड़ो, है ना, कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे। तो ये 2-3 स्टेट्स आप देख पा रहे हो, इनमें अबव 100 है। उसके बाद 70 से 100 की रेंज में देखो, ये हो गया तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये हिमाचल है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, हिमाचल है। ठीक है, हाँ पहले इसी से कार्व आउट हुआ था ना। ठीक है, पहले तो दोनों सेम थे, बाद में कार्व आउट हुआ ना, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, यूपी के बगल में उत्तराखंड ही होगा। ओके, तो यहाँ पे 3 स्टेट आप देख पा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। 70 से 100 के बीच में यहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है। ओके, इसके बाद आप देखो 40 से 70 वाली रेंज, ये कलर और ये कलर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, फिर भी कोशिश करते हैं देखने की। ये वाला जो नॉर्मल कलर दिख रहा है स्काई ब्लू आपको सारे स्टेट्स में, है ना, ये थोड़ा लाइट है, इनमें थोड़ा कम है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। तो आप देख रहे हो ना, मेन जो स्टेट्स हैं बड़े बड़े, उन सब में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ज्यादा है। ओके, अब सबसे कम किसमें है, एक तो ये 10 से 20 वाली रेंज, झारखंड इसमें 20 से 40 वाली में, ये कलर है झारखंड का। 20 से 40 वाला, 20 से 40 वाला झारखंड है,
देन असम अपना 10 से 20 वाले में है ना, और बिलो 10 जो है ना सारे असम को छोड़ के, सिक्किम भी इसी में बिलो 10 वाले में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, ये सारे क्या है, इनमें बहुत कम हो रहा है। अब इनमें जरूरत ही नहीं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की। मेघालय तो हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग स्टेट है इंडिया का, और वैसे भी इनके पास सोर्सेज अच्छे खासे हैं वाटर के, है ना, क्योंकि काफी नदियां हैं यहाँ पर, नदियां भी काफी हैं, लेक्स भी हैं। तमिलनाडु में बारिश भी होती है, रिट्रीटिंग मानसून जो होता है वो बारिश लेकर जाता है, लेकिन इतनी नहीं होती कि उससे आपको ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन खत्म ही कर दो, मतलब सारा क्रॉप प्रोडक्शन उसी से हो जाए। दूसरा, अर्बन रिक्वायरमेंट्स भी होती है, सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं यूज होता, वहां पर पॉपुलेशन प्रेशर भी है, ठीक है। अर्बन रिक्वायरमेंट्स के लिए भी लोग बोरवेल वगैरह लगाते हैं, ग्राउंड वाटर से ही तो पानी निकालते हैं ना, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं, इसलिए तमिलनाडु में भी आप देख सकते हो 70 से 100% ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है। ओके, देयरफॉर अब इन सारी रीजंस की वजह से हमको क्या करना है, ग्राउंड वाटर से शिफ्ट करना है। अगर ग्राउंड वाटर को ऐसे हम एक्सट्रैक्ट करते रहे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा पूरा पानी, ठीक है। गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग माइक्रो इरिगेशन, डिस्कस किया था हमने, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, माइक्रो इरिगेशन, यानी कम अमाउंट में पानी जाए तो वेस्ट कम होगा, जितना रिक्वायर्ड है और जहां जहां रिक्वायर्ड है वहीं पर पानी हम इरिगेट करें। Therefore, the government is promoting micro irrigation by promoting drip and sprinkler irrigation system in the country under the प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब ये स्कीम्स आपको ध्यान रखनी है, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि कृषि सिंचाई, अब सिंचाई से आपको पता होगा, इरिगेशन को हिंदी में सिंचाई बोलते हैं, कि इरिगेशन से रिलेटेड होगी। इरिगेशन है तो ऑब्वियसली माइक्रो इरिगेशन को ही प्रमोट किया जा रहा है अभी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, तो माइक्रो इरिगेशन की यहाँ बात हो रही है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ये भी हमने रिसेंटली किया। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में क्या क्या देखा था, एपीएमसी मंडीज देखी थी, इनाम देखा, ई रकम देखा, है ना। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो उसमें गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या क्या किया, रिफॉर्म्स इन एपीएमसी, क्या क्या रिफॉर्म्स किए थे। हर ट्रांजैक्शन पे आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी, लाइसेंस एक ही बार बनेगा, ठीक है, बार बार नहीं, पूरा, ठीक है। और क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे एपीएमसी में, एपीएमसी की तो बात कर रहे हैं, ये अभी जो दो मैंने प्रोविजंस बताए एपीएमसी की तो बताया ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा था स्टेट गवर्नमेंट को, कि अगर आप चाहते हो एपीएमसी को हम इलेक्ट्रॉनिक मोड पे एनलिस्ट करें ई नाम में काम करने के लिए, तो आपको अमेंड करना होगा अपना एक्ट। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी, एपीएमसी में कुछ रिफॉर्म्स किए गए, ई नाम लाया, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ई नाम के थ्रू क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें सेल एंड परचेज हो पाएगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की। ई रकम भी देखा था हमने, ई रकम भी गवर्नमेंट लाई थी। ई नाम और ई रकम में ये था कि ई रकम में आपको डायरेक्ट डीबीटी हो जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ठीक है। और एंड फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, एफपीओस को प्रमोट किया जा रहा है। एफपीओस क्या है, स्किल डेवलपमेंट के लिए, है ना, किसी पर्टिकुलर चीज में, जैसे एचवाईवी सीड, हाई यील्ड वैरायटी सीड के किसानों को हमको क्या देनी है, ट्रेनिंग देनी है कि वो खुद ही प्रमोट उसको प्रोड्यूस कर सके, डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो एफपीओ को भी प्रमोट किया जा रहा है, स्किल आपस में स्किल एक्सचेंज कर सके वो। ओके, रिमार्केबल स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ strengthening agricultural marketing in India. The FPOs are promoting one district, one product to encourage product specialization. अच्छा, अब ये एक important चीज है, one district, one product. अब हम हर चीज में धीरे धीरे वन पे जा रहे हैं ना, वन कार्ड, है ना, वन टैक्स, वन मार्केट, ऐसे ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये किसका इनिशिएटिव है, एफपीओ का। एफपीओ मतलब फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कह रहे हैं कि आप एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो, उससे आपको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलेगा। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलने से क्या फायदा होता है, जब आप उसमें स्पेशलाइज हो जाते हो, धीरे धीरे यू आर एबल टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। एक चीज में अगर स्पेशलाइज हो गए ना, तो धीरे धीरे कॉस्ट कम होती जाएगी आपकी और प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। ओके, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किसका है, एफपीओ का है। नाउ सी लैंड की अगर हम इसमें बात करें, तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही टाइप का प्रोडक्शन होगा तो बिल्कुल सही बात है, जरूरी नहीं है कि उससे फायदा ही हो, नुकसान भी हो सकता है वो लैंड जो है वो फर्टाइल ही ना रहे बाकी आगे प्रोडक्शन करने के लिए। तो इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके इनका सोल्यूशन तो निकाला ही जा सकता है, लेकिन ये कंसेप्ट अच्छा है
क्योंकि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है। किसी एक चीज में अगर स्पेशलाइज हो गए तो दूसरी चीज रिप्लेस कर सकते हो उसको, जैसे कार्तिक ने बोला, और आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल एस्टेब्लिश कर सकते हो। जब वो एस्टेब्लिश करोगे ना तो इनकम डबल होगी आपकी, क्योंकि कॉस्ट कम होती जाएगी और इनकम बढ़ती जाएगी। क्लियर? क्लियर? ओके। शुगर रेवोल्यूशन, अब ये टर्म मेंशन्ड है तो शुगर रेवोल्यूशन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको प्री में दे देते हैं शुगर रेवोल्यूशन क्या है तो आप इसको शुगर केन या शुगर से ही समझोगे, लेकिन शुगर रेवोल्यूशन हनी से रिलेटेड है। ओके, कीपिंग इन माइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बी कीपिंग इन द कंट्री। बी कीपिंग, मधुमक्खी का जो वो करते हैं, पालते हैं, बी कीपिंग की इम्पोर्टेंस को देखते हुए गवर्नमेंट हैज इंक्रीज इट्स बजट एलोकेशन फॉर नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। बी कीपिंग को भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है अंडर दिस मिशन। विच मिशन? नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। इसका बजट एलोकेशन बढ़ा दिया इस साल गवर्नमेंट ने, धीरे धीरे बढ़ा रही है बजट एलोकेशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट सेक्टर है। एम इज टू ओवरऑल प्रमोशन एंड प्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक बी कीपिंग। कंट्री में साइंटिफिक बी कीपिंग को प्रमोट करना है, ठीक है। अब उसके लिए बजट बढ़ाने की क्यों जरूरत है? क्योंकि बजट बढ़ेगा तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड कर पाएंगे, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी साइंटिफिक बी कीपिंग होगी ना। साइंटिफिक बी कीपिंग इन द कंट्री टू अचीव द गोल ऑफ स्वीट रेवोल्यूशन विच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू नेशनल बी बोर्ड। अच्छा, ये याद रखना, ये जो शुगर रेवोल्यूशन है या स्वीट रेवोल्यूशन है, स्वीट रेवोल्यूशन इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? नेशनल बी बोर्ड। आज से सीधा सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो ये पूछ सकते हैं कि शुगर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? शुगर केन, शुगर, हनी, है ना, तो हनी इज द राइट आंसर। लेकिन इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? नेशनल बी बोर्ड। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ओके। नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग को भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। नेचुरल फार्मिंग इज बीइंग प्रमोटेड टू एलिमिनेट केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स को हटाना है। केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करने से नुकसान होता है ना। पहली बात तो सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती है ज्यादा अगर आप यूज कर लोगे डिस्प्रपोर्शनेटली, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा। दूसरा, वो बह के पानी में जाता है, रिवर्स में जाता है, ग्राउंड वाटर में पर्कुलेट होता है, तो उससे वाटर भी कंटेमिनेट होता है। ओके, केमिकल फर्टिलाइजर से वाटर पोल्यूशन भी होता है, ज्यादा एक्सेसिव यूज करने से, लिमिट में नहीं होता। एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग थ्रू भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम। किस प्रोग्राम के तहत नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है? प्राकृतिक, नेचुरल कृषि पद्धति, यानी जो फार्मिंग की टेक्निक है वो नेचुरल हो, केमिकल्स और पेस्टिसाइड उसमें हम यूज ना करें, नेचुरल फार्मिंग। तो ये याद रखना, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम। ओके, इट प्रमोट्स ऑन फार्म बायोमास रिसाइकलिंग। जो आपकी लैंड पे बायोमास आप रिसाइकल कर सकते हो, जैसे लीव्स को रिसाइकल कर सकते हो, है ना, या कोई भी जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, वर्म्स होते हैं, है ना, उनके थ्रू जो उनका जो मैन्योर होता है उसको रिसाइकल करके बना सकते हो। उनका जो वेस्ट होता है उसको रिसाइकल करके मैन्योर बना सकते हो। ऑन फार्म ही आपके पास सब कुछ होता है ना, जिसको आप कचरा समझते हो उसको रिसाइकल करके मैन्योर बना सकते हो, वो करो। तो उससे क्या होगा? आपको आर्टिफिशियली केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो ऑन फार्म रिसाइकलिंग करो। दूसरा, विथ मेजर स्ट्रेस ऑन बायोमास मल्चिंग, ये मल्चिंग होगा, है ना। बायोमास मल्चिंग क्या होता है? जैसे बायोमास होता है, बायोमास क्या होता है? काउ डंग से, कोई भी बायोलॉजिकल लिविंग थिंग होती है ना, उसका जो मेन होता है बायोमास, उससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे बायोफ्यूल, आपने एग्जांपल देखा होगा, बायोफ्यूल हम किस किस से एक्सट्रैक्ट करते हैं? ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हर चीज से कर सकते हैं। जो ये सब आते हैं इन सब में। हाँ, वही तो वो बायोमास से ही जनरेट हो रहा है ना, वो बायोमास से गैस जनरेट हो रही है। ऐसे ही बायोमास से फ्यूल भी जनरेट होता है, बायोफ्यूल जिसको कहते हैं। तो आपका साइंस टेक का भी टॉपिक है, बायोफ्यूल्स की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ये आई थिंक 2020 में भी आया हुआ था क्वेश्चन, 2020 में आया था। उसमें ये था कि बायोफ्यूल इनमें से किसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बायोफ्यूल इनमें से कौन से बायोमासेस में से हम बना सकते हैं। तो सारी बायोलॉजिकल थिंग्स लिखी हुई थी, तो आंसर उसका था ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ऑलमोस्ट हर चीज से आप बायोफ्यूल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ऐसे ही बायोमास से आप एक्सट्रैक्ट करके चीजें और उससे एनहेंस कर सकते हो फर्टिलिटी। ओके, तो ये बायोमास पे फोकस किया जा रहा है। काउडंग यूरिन, नॉन फार्म काउडंग यूरिन, फार्म में अगर नहीं है तो बाहर भी काउडंग काफी अवेलेबल है ना। कई लोग तो वो बनाते हैं ना घरों पे, उपले बनाते हैं। तो काउ डंग को, काउ यूरिन को आप यूज करके
फार्म में एज अ पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर को रिप्लेस कर सकते हो। ओके, पीरियोडिक सॉइल एयरेशन, देखो सॉइल में एयर का भी जाना जरूरी है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब सॉइल को ऐसे मतलब खोदते रहते हैं लगातार, तो उसमें क्या होता है, एयर जाती है, नाइट्रोजन जाती है, एयर का जाना मतलब नाइट्रोजन, फिर उसको राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी उस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो एयरेशन होना भी टाइम टू टाइम सॉइल का जरूरी है। आप देखो आपके घरों में जो गमले वगैरह लगे होंगे, अगर आप उनको नहीं पलटोगे तो एक लेयर सी जम जाएगी, पानी भी डालोगे तो पानी का ऐसा लगेगा पानी ले नहीं रहा प्लांट, है ना। तो टाइम टू टाइम उनका एयरेशन करना जरूरी है, मतलब जैसे उलट पलट कर दो मिट्टी को ताकि नाइट्रोजन अच्छे से जा सके उसमें। एक्सक्लूजन ऑफ ऑल सिंथेटिक केमिकल इनपुट, सिंथेटिक केमिकल इनपुट यूज ही नहीं करने क्योंकि नेचुरल फार्मिंग है। ओके, कोई डाउट यहाँ पर? नो मैम। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क, मीट एंड एग। अच्छा, अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर का हमने काफी डिस्कस किया, अलाइड सेक्टर में ग्रोथ हो रही है हमने देखा। तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि पर कैपिटा मतलब पर पर्सन, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है मिल्क की, मीट की और एग की, वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, देखते हैं। रेड इज मीट, ब्लू इज एग एंड दिस लाइन ग्रीन एंड ब्लू मार्क इज मिल्क। तो सबसे पहले रेड देखते हैं, हाँ सबसे पहले रेड देखते हैं, है ना। मीट का अगर हम देखें तो धीरे धीरे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, रेड वन, है ना। इसका मतलब क्या, ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। अनदर थिंग एग, एग का आप देखो इंक्रीज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, है ना। ग्रीन वाला देखो सीधा सीधा दिख रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो डेयरी सेक्टर है और जो अलाइड सेक्टर है ये सब भी इंक्रीज धीरे धीरे हो रहा है। तो दैट इज अ गुड साइन, क्योंकि एग्रीकल्चर पे केवल फार्म पे ही हम ज्यादा टाइम तक डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ट्रेंड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, पर्टिकुलरली मिल्क प्रोडक्शन को अगर हम देखें तो कॉन्टिन्यूस इंक्रीज दिख रहा है आपको, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब डेयरी सेक्टर हमारा काफी इंक्रीज हो रहा है, डेयरी सेक्टर। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये याद रखना कुछ कुछ प्रोग्राम्स जो हैं, जैसे नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एंड एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनको क्यों लाया गया? सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर। एनिमल डिजीज को भी कंट्रोल करना जरूरी है, तभी डेयरी सेक्टर डेवलप होगा ना, क्योंकि दूध आ कहाँ से रहा है, लाइफ स्टॉक से आ रहा है, ठीक है। लाइफ स्टॉक से आ रहा है, मीट भी कहाँ से आ रही है, लाइफ स्टॉक से आ रही है, एग भी कहाँ से आ रहा है, लाइफ स्टॉक से आ रहा है। तो इनमें अगर डिजीजेज हो जाएंगी तो ये प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे होगा? तो उनकी हेल्थ को भी मेंटेन करना जरूरी है, और बाकी अगर हमको एक्सपोर्ट करना तो भी हेल्थ मेंटेन करनी है। हमने SCF मेजर्स देखे थे, WTO के सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, तो हमको क्वालिटी मेंटेन रखनी है। ओके, तो इन दो के लिए जो स्कीम काम कर रही है उसका आप नाम देख सकते हैं, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, एनिमल डिजीज को कंट्रोल करने का प्रोग्राम, एंड एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एनिमल हस्बेंड्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। ओके, क्या हो समझ आ रहा है ना? फिशरीज को अब हम देखते हैं। फिशरीज में इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया फिश में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब मतलब आर्टिफिशियली तो प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन वैसे हमारा जो ट्रेड होता है फिश में, है ना, और फिश जो उसको क्या कहते हैं, मछली पकड़ना, हाँ, तो सेकंड लार्जेस्ट इंडिया उसमें। और उसमें कुछ स्कीम्स हैं पर्टिकुलरली जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जैसे मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य का मतलब भी फिश होता है ना, मत्स्य जिसको बोलते हैं मत्स्य, है ना। तो स्कीम लाइक PM मत्स्य संपदा योजना एम एट एनहेंसिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, मॉडर्नाइजिंग द वैल्यू चेन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिशरीज को भी हमको प्रमोट करना है, उसमें क्वालिटी भी प्रमोट करनी है, प्रोडक्शन भी और प्रोडक्टिविटी यानी इफेक्टिवनेस भी, यील्ड पर कैपिटा यील्ड, ठीक है। ओके, PM मत्स्य संपदा योजना ध्यान रखनी है, फिशरीज से रिलेटेड है। फिशरीज में प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहेंस करने के लिए। ओके, continued emphasis is also being made upon R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में, है ना। मैकेनाइजेशन, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, इन सबको देख रही है। क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट क्या करेगा? नेचुरल फार्मिंग। क्रॉप रेजिड्यू क्या होता है? आपने हार्वेस्ट किया, बच जाता है कुछ ना कुछ, उसको रिसाइकल करके मैन्योर बना दो, ठीक है, उसको मैन्योर की तरह यूज करो। मैकेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं एग्रीकल्चर में, कब तक ह्यूमन लेबर पे हम डिपेंडेंट रहेंगे? ओके, मैकेनाइजेशन करना भी इंपॉर्टेंट है। अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हम पर्टिकुलरली देखें तो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रही है,
और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 100% एफडीआई अलाउ कर दिया, ठीक है। 100% एफडीआई परमिटेड थ्रू ऑटोमेटिक रूट, ऑटोमेटिक यानी परमिशन वगैरह की जरूरत नहीं है, बहुत लाइसेंसिंग वगैरह नहीं है, डायरेक्ट एफडीआई यानी आप डायरेक्ट आके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, 100% एफडीआई, ओके। अब यहाँ हम देखें अगर शेयर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग जितनी हो रही है इंडिया में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग ही करती है, मतलब वैल्यू एडिशन करती है। तो उसमें एफपीआई का शेयर कितना है, इंक्रीज हो रहा है। लास्ट 2 साल में तो आप देख सकते हो, पहले सेम था, अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ हल्का सा कम हुआ है लेकिन इंक्रीज ही हो रहा है पहले से, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट काम कर रही है प्रमोट करने के लिए। अब यहाँ पर आप देखो फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए एक और काम किया जा रहा है कि जो छोटी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस जो ज्यादा बड़ा सेटअप अपना नहीं एस्टेब्लिश कर सकती, उनको फॉर्मलाइज करना है, यानी फॉर्मल सेक्टर में इंक्लूड करना। फॉर्मल सेक्टर में इंक्लूड करने से क्या होगा, उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, है ना, तो उनको भी फॉर्मलाइज करना है। दूसरा पीएम किसान संपदा योजना, ओवरऑल संपदा योजना में क्या देखा था हमने, फुटपाथ एस्टेब्लिश किए थे, है ना, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको सॉल्व करना। फुटपाथ से क्या होगा, फुटपाथ में कहीं जाने की जरूरत, अपना सामान लाओ यही प्रोसेस होगा, वहां से ट्रांसपोर्ट होके मार्केट में चला जाएगा। तो फुटपाथ एस्टेब्लिश हो रहे हैं अंडर विच स्कीम, पीएम किसान संपदा योजना। तो पीएम किसान संपदा योजना हो गई जिसमें मेगा फुटपाथ, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन डेवलपमेंट, ये सब। अब टॉप स्कीम यहाँ पर एक लिखी हुई है, टॉप, टॉप मतलब टमाटो, अनियन एंड पोटैटो, ठीक है। टॉप स्कीम क्या है, ऑपरेशंस ग्रीन, ऑपरेशंस है ये, ऑपरेशंस ग्रीन हमने देखा था, ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन में गवर्नमेंट क्या कर रही थी, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को, कोल्ड स्टोरेज को डेवलप कर रही है एग्रीकल्चर के लिए। तो उसी में टॉप स्कीम के तहत क्या हो रहा है, ऑपरेशन ग्रीन में इनको यूज किया जा रहा है, टमाटो, अनियन एंड पोटैटो। एग्रो लॉजिस्टिक्स प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट इज बीइंग इम्प्रूव। तो ऑपरेशन ग्रीन्स आपको क्लियर होना चाहिए, ऑपरेशन ग्रीन्स में किस चीज को प्रमोट किया जा रहा है, लॉजिस्टिक्स को, ठीक है, प्रोसेसिंग को और मैनेजमेंट को, यानी ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट अंडर ऑपरेशन ग्रीन। और टॉप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें आप टमाटो, अनियन और पोटैटो को भी इंक्लूड कर लिया ऑपरेशन ग्रीन, ओके। देन फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, फोर्टिफिकेशन हमने करंट अफेयर्स में भी कई बार कवर किया। फोर्टिफिकेशन क्या होता है, क्रॉप में फोर्टिफाई करना, मतलब होता है क्रॉप में जो नॉर्मल न्यूट्रिएंट है उससे ज्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करना, ताकि उसकी जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है वो बढ़ सके। मतलब राइस से पहले आपको जितना न्यूट्रिएंट मिलता था उससे ज्यादा मिलेगा। तो इससे क्या होगा, फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगी। फूड सिक्योरिटी में क्वालिटी भी एक एस्पेक्ट था, न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए। फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, वन नेशन वन राशन कार्ड, हाँ ये भी हमने देखा था। जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं ना, उनको दिक्कत होती है फिर, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, वहां उस टाइम रह रहे हैं, तो कौन सा राशन कार्ड थ्रू करके वो फिर राशन खरीदेंगे, खाने के लिए तो वहां भी चाहिए। तो वन राशन कार्ड का क्या कंसेप्ट है कि माइग्रेंट वर्कर्स जो मूव करते रहते हैं उनको एक ही कार्ड से कहीं पर भी राशन एलोकेट हो सके। तो ये भी डिस्कस किया हुआ है। ओपन मार्केट सेल स्कीम थ्रू रिजर्व प्राइसेस और प्री डिटरमिन्ड प्राइसेस। अब क्या होता है, एफसीआई जैसे हमने कल देखा था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पहले फार्मर से प्रोक्यूर करता है, फिर बफर स्टॉक से निकाल के पीडीएस शॉप्स को देता है और उसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर एक और चीज यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है, कई बार क्या होता है जैसे पीडीएस शॉप्स में भी आपने देखा होगा अनाज बच जाता है, खराब होता रहता है, चूहे खा जाते हैं, है ना, कीड़े लग जाते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम लाई है। ओपन मार्केट में अगर आपके पास हो गया सारा टारगेट पूरा, ओपन मार्केट में सेल कर दो, ठीक है, आउट ऑफ बफर स्टॉक बाय दी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये प्री डिटरमिन्ड प्राइसेस पे करते हैं, पहले डिसाइड कर लेते हैं कि इससे कम प्राइस पे हम नहीं करेंगे। क्लियर। फूड सब्सिडी एंड एनुअल ग्रोथ इन फूड सब्सिडी। अच्छा, फूड सब्सिडी में गवर्नमेंट ने हेविली एक्सपेंडिचर किया है, खासकर 2020-21 में, है ना। तो आप देख सकते हो हाँ 20 से लेके 21 के बीच में एकदम शार्प राइज। हमने सेक्टोरल ट्रेंड्स में देखा था, फिस्कल डेफिसिट वाले में भी देखा था कि गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी काफी इंक्रीज हुआ है, तो ये कंजम्पशन के लिए ही था, है ना। तो देख सकते हो कितना शार्प स्पाइक आया 20 से 21 के बीच फूड सब्सिडी में, है ना। तो फूड सब्सिडी काफी ग्रो हुई है। इथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल इथाइल अल्कोहल भी आप बोल सकते हो, केमिकली अगर आप
केमिकली अगर आप देखो तो इथाइल अल्कोहल बोल सकते हो। एथेनॉल क्या है ना, एथेनॉल को जब पेट्रोल या मोटर व्हीकल जिसको हम बोलते हैं, सॉरी मोटर स्पिरिट जिसको बोलते हैं, तो पेट्रोल डीजल इन सब के साथ जब आप मिक्स करते हो तो उसका ऑक्टेन नंबर इंप्रूव हो जाता है। अच्छा, साइंस टेक में एक और कंसेप्ट है आपका सिलेबस में, ऑक्टेन नंबर। ये आप जानते होंगे शायद, नहीं? ऑक्टेन नंबर क्या होता है? ब्यूटेन ऑक्टेन, ऑक्टेन नंबर होता है और ब्यूटेन कंपोनेंट होता है, वो एलपीजी और ये जब हम देखते हैं तो उसमें, तो ऑक्टेन और ब्यूटेन अलग अलग है। ऑक्टेन, ब्यूटेन, मीथेन सब सेम सेम राइम कर रहे हैं, तो इसको एक साथ नहीं लिख के आना है, ठीक है? अभी हम ऑक्टेन नंबर की बात कर रहे हैं। ऑक्टेन नंबर क्या होता है? जैसे किसी भी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर अच्छा है, इसका मतलब उसमें आवाज कम हो रही है, कंबशन प्रॉपर हो रहा है, पोल्यूशन कम हो रहा है ढंग से। अगर फ्यूल जो है वो कंबशन होता है उसमें, इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रॉपरली बर्न हो रहा है। तो आपने देखा होगा कई बार मोटरसाइकिल खासकर जो चलाते हैं, कई बार आवाज आती है उसमें से, टंग 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 वाली जो आवाज होती है फ्यूल टैंक में से। बुलेट में नहीं, फ्यूल टैंक में से भी, नॉर्मल जो बाइक्स होती है उसमें भी आएगी, आपने ऑब्जर्व किया होगा, टंग 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 करके आवाज आती है। वो खराब यूटिलाइजेशन होता है पेट्रोल का, फ्यूल का। उससे क्या होता है? वो ऑक्टेन नंबर कम होता है। अगर ऑक्टेन नंबर अच्छा होगा, मतलब आपकी फ्यूल का कंबशन अच्छा होगा, तो आवाज नहीं आएगी। ऑक्टेन नंबर क्या शो करता है? फ्यूल का कंबशन कितना अच्छा है ना? तो इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल को पेट्रोल के साथ अगर हम ब्लेंड करेंगे तो क्वालिटी अच्छी होगी, पोल्यूशन कम होगा फ्यूल के कंबशन से। तो गवर्नमेंट अब, लेकिन इसको ऐसे नहीं कर सकते आप, एक बाल्टी इथेनॉल उठाया, एक बाल्टी पेट्रोल मिक्स कर दिया। एक रिक्वायर्ड अमाउंट होता है, क्योंकि वो फ्यूल की तरह इतना काम नहीं कर सकता। अभी इंडिया का जो टारगेट है 2025 तक ये है कि हमको एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% तक ले जानी है, यानी अभी 20% भी नहीं कर सकते, है ना? बहुत सारी उसकी कंडीशंस होती हैं, तरीके होते हैं, कुछ मैकेनिज्म होते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, इथेनॉल ब्लेंडिंग से क्या होता है? पोल्यूशन कम होता है, ओके? लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में आपको ये टारगेट दिया हुआ है एथेनॉल ब्लेंडिंग का कि 20% का टारगेट है 2025 तक। हो सकता है बीच में चेंज कर दे गवर्नमेंट, नई नई गाड़ियां आ रही है वैसे भी, तो उसमें नई स्कीम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे रोमिल बता रहा है कि दोनों को अलग अलग उसमें हम डाल सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, देखेंगे इसको भी अगर आता है तो। जब ये रोल आउट हो जाएगी प्रॉपरली तब उसको हम देखेंगे। लेकिन अभी ये टारगेट दिया हुआ है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 2025 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हमारा कितना है? 20%, ठीक है? हो सकता है ये ना करे, गवर्नमेंट बीच में चेंज भी कर दे। कोई स्कीम लाई जाती है तो जरूरी नहीं है वो फुलफिल ही हो, बीच में इनोवेशन भी होते हैं, नई टेक्नोलॉजी भी आती है, तो उसके हिसाब से हम चेंज भी कर सकते हैं, ओके? देन फर्टिलाइजर सब्सिडी। अच्छा, खाने पे सब्सिडी तो इंक्रीज हुई है, फर्टिलाइजर्स पे भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, ये हमने काफी बार डिस्कस किया। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी इज ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड, ये भी कॉन्टिन्यूसली अभी दी जा रही है, ओके? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं? ठीक है, यही था आज के लिए ना।